आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे पार्ट 9 ऑफ सीपीसी 9008 जिसका टाइटल है स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू द हाई कोर्ट्स, यानी कि कुछ खास प्रोविजन है जो सिर्फ हाई कोर्ट्स से रिलेटेड जो है उस कोड में बताई गई हैं। सो साफ से नाम से जाहिर हो रहा है, टाइटल से क्लियर हो रहा है कि ये प्रोविजन जस्ट हाई कोर्ट के लिए ही है, हाई कोर्ट पर इम्प्लीमेंट होंगी और किसी और कोर्ट पर नहीं होगी। सो टोटल इस पार्ट में कितने सेक्शन जो इससे रेलेवेंट है डील करते हैं, सेक्शन 116 से 120। सो इनको स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 116 पार्ट टू अप्लाई ओनली टू सर्टेन हाई कोर्ट्स, दिस पार्ट अप्लाई ओनली टू हाई कोर्ट, यानी जो पार्ट 9 की प्रोविजन है वो जस्ट और जस्ट सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट्स पर अप्लाई होंगी और किसी और पर इम्प्लीमेंट नहीं होगी। Section 117 Application of the Code to the High Court, save as provided in this part or in part 9 or in rules, the provision of this code shall apply to the High Court, यानी जो इस पार्ट की प्रोविजन है पार्ट 9 की और जो पार्ट 10 की और जो रूल्स हैं अंडर दिस कोड वो हाई कोर्ट के ऊपर अप्लाई होंगे। नेक्स्ट सेक्शन 180 एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री बिफोर असर्टेनमेंट ऑफ कोस्ट। इस सेक्शन के अंदर बेसिकली हाई कोर्ट की पावर बताई गई है कि हो सकता है कि किसी डिक्री के अंदर अभी कोस्ट की जो टोटल वैल्यू है वो डिटरमिन ना हुई हो, कि जैसे कि कोर्ट ग्रांट करती है ना कि इस केस के अंदर जितना खर्चा हुआ है वो फलां पार्टी देगी जो केस डिफीट कर जाती है। तो कह रहे हैं अभी ये चीज़ अगर डिटरमिन ना हुई हो लेकिन डिक्री की एग्जीक्यूशन कराना ज़्यादा ज़रूरी हो, तो इस सिचुएशन के अंदर बगैर पहले कोस्ट की सेटलमेंट से पहले यानी उसके कैलकुलेशन से पहले कोर्ट चाहे तो ये हाई कोर्ट की पावर है कि वो डिक्री को एग्जीक्यूट करवा सकता है और उसके बाद जब कोर्स डिटर्मिनेशन हो जाती है तो फिर उसका भी रिलीफ ग्रांट कर देता है। ये बेसिकली क्रस्ट था इस सेक्शन का जो इसमें डिस्कस किया गया था। अब इसे बेरेट से रीड करते हैं। तो सेक्शन स्टेट दैट वेयर एनी हाई कोर्ट कंसीडर इट नेसेसरी दैट अ डिग्री पास्ड इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन, यानी हाई कोर्ट जब अपनी ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन का एक्सरसाइज कर रहा था, यानी जब ट्रायल फर्स्ट इंस्टांस कोर्ट था, हाई कोर्ट ट्रायल ही कर रहा था फर्स्ट स्टेज पे, यानी केस के पास आया था जब हाई कोर्ट इस लेवल पे केस को डिसाइड कर रहा था और उसने कोई डिग्री पास की है इस ट्रायल लेवल पे, should be executed before the amount of the cost incurred in a suit can be ascertained by taxation। अब हाई कोर्ट को ये बेहतर लगता है जब उसने ट्रायल स्टेज पे कोई डिग्री पास की है कि जो ये डिग्री है ये एग्जीक्यूट होनी ज़रूरी है। बेशक जो इस सूट में भी जितना भी खर्चा आया है वो अमाउंट अभी कैलकुलेट नहीं हुई, जो कि टैक्सेशन के थ्रू कैलकुलेट की जाएगी, वो भी कैलकुलेट नहीं हुई, लेकिन कोर्ट को लगता है कि इस डिग्री को एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो फिर द कोर्ट में ऑर्डर दैट द डिक्री शैल बी एग्जीक्यूटिव फॉरविथ, तो फिर कोर्ट ऑर्डर पास कर सकता है, उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है कि इस डिक्री को एग्जीक्यूट करवाने का ऑर्डर दे सकता है, एक्सेप्ट एज सो मच देयर ऑफ एज रिलेटेड टू द कोस्ट। लेकिन ये जो अब डिक्री को एग्जीक्यूशन ग्रांट करने का ऑर्डर देगा वो कोस्ट से रिलेटेड ही होगा, मतलब कोस्ट के हवाले से एग्जीक्यूशन का ऑर्डर नहीं होगा, सिर्फ डिक्री एग्जीक्यूशन के हवाले से होगा। एंड टू सो मच देयर ऑफ एज टू रिलेट टू द कोस्ट द डिक्री में बी एग्जीक्यूटेड एज सून एज द अमाउंट ऑफ कोस्ट शैल बी सेटल्ड बाय टैक्सेशन, और जैसे ही टैक्सेशन के थ्रू कोस्ट की अमाउंट की डिटर्मिनेशन हो जाएगी देन कोस्ट इसकी भी एग्जीक्यूशन का ऑर्डर पास कर देगा। सेक्शन 119 अनऑथराइज पर्सन नो टू एड्रेस कोर्ट। इस सेक्शन में बेसिकली जो इसका मेन पॉइंट है, कॉन्सेप्ट है इस सेक्शन का, वो ये है कि वो पर्सन जिनको लॉ अथॉरिटी नहीं देता कोर्ट के अंदर आर्गूमेंट करने की, किसी पार्टी को प्रेजेंट करने की, डिफेंड करने की, तो उन लोगों को, उन अनऑथराइज पर्सन का कोई राइट नहीं है कि वो कोर्ट के अंदर आके किसी पार्टी को प्रेजेंट कर सके, प्लीड कर सके, कुछ सबूत पेश कर सके कोर्ट के अंदर, या जिरा कर सके या गवाहों की एग्जामिनेशन कर सके। मतलब जो कोर्ट प्रोसीडिंग है जो ऑथराइज पर्सन होते हैं वही कर सकते हैं, जैसे कि पार्टी खुद कर सकती है और उसके वकील कर सकते हैं। लेकिन वो बंदे जिनका केस के साथ कोई लेना देना ही नहीं है, जो अनऑथराइज पर्सन है, जो वकील भी नहीं है, जो ना पार्टी द सूट है, उनका कोई राइट नहीं है कि वो कोर्ट में आके जिरा वगैरह करें, कोर्ट प्रोसीडिंग करें। सो सेक्शन 119 क्या कहता है, नथिंग इन दिस कोर्ट शैल बी डीम्ड टू ऑथराइज एनी पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ अनदर to address the court in the exercise of its original civil jurisdiction or to examine witness। तो कह रहे हैं इस कोर्ट के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि किसी पर्सन को अथॉरिटी दे रही है कि वो दूसरे पर्सन के बिहाफ पे, जब कोर्ट अपनी ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज कर रहा है, यानी जब कोर्ट ट्रायल कर रहा है उस लेवल के ऊपर, वो आके किसी दूसरी पार्टी के फेवर में आके कोर्ट को एड्रेस करे, मतलब कोर्ट के सामने जिरा करे, और टू एग्जामिन विटनेस या गवाहों की एग्जामिनेशन करे, मतलब उनसे गवाहियाँ वगैरह ले, एक्सेप्ट वेयर द कोर्ट शैल हैव इन द exercise of the power conferred by its charter authorize him so to do or to interfere with the power of high court to make rules concerning advocate वकील and attorney। सिर्फ और सिर्फ इस सिचुएशन में कि अगर हाई कोर्ट इसे अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हुए जो कि इसको चार्टर में दी गई है वो उस बंदे को अथॉरिटी दे कि वो ऐसा कर सकता है और इंटरफेयर कर सकता है उस पावर में
जो कि हाई कोर्ट ने अपने रूल्स के अंदर जो दी हुई है, वकील, एडवोकेट, अटर्नी, मतलब जो कोर्ट के अंदर पावर है कोर्ट प्रोसीडिंग करने की, जरा करने की, शहादतें इकट्ठी करने की, गवाहों को एग्जामिन करने की, किसके पास है? वकीलों के पास ही है ना पावर। इन बंदों के पास तो नहीं। वगैरह अगर तो कोर्ट चाहे वो इन्हें ऑथराइज कर दे पावर, तो तब ये कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। Section 120 provision not applicable to the High Court in original civil jurisdiction. The following provision shall not apply to the High Court in the exercise of its original civil jurisdiction. यानी कि जब हाई कोर्ट अपनी ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करा था, ट्रायल करा था, तो इस सिचुएशन में ये प्रोविजन जो है, ये इन सेक्शन की सेक्शन 16, 17, 20 ये इसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होती। अब अगर इसको इन सेक्शन में से एक सेक्शन को ही रिलेट करके देते हैं कि भाई क्यों नहीं इम्प्लीमेंट होती, लॉजिक के साथ समझाएं, तो ये है कि जैसे सेक्शन 16 कहता है कि जब भी, वो तो सेक्शन 15 है, सॉरी, सेक्शन 16 में बेसिकली ये बताया गया है ना कि कुछ सूट्स की लिस्ट बताई गई है, और साथ में बताया गया है कि ये वाला मुकदमा होगा तो इस कोर्ट के अंदर ही जाना है आपने। तो ये कह रहे हैं कि अगर हो सकता है कि वो कोई नेचर का मुकदमा है जो कि सेक्शन 16 में कहता है कि फलां कोर्ट में जाना है, वो हाई कोर्ट के अंदर कर दिया गया है, तो अब इस सेक्शन 120 की बेस के ऊपर वो कह सकते हैं कि ये जो सेक्शन की प्रोविजन है, वो हाई कोर्ट जब अपना ट्रायल कर रहा होगा, अपनी ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज कर रहा हो, तो ये प्रोविजन उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होगी। जैसे सेक्शन 16 में कहता है, कहा गया है कि अगर आपकी अपनी अपनी इमोल प्रॉपर्टी को रिकवरी का दावा करना है, तो उसी कोर्ट की लिमिट में करना है जिस कोर्ट की लोकल लिमिट ऑफ जुरिस्डिक्शन में आपकी इमूवल प्रॉपर्टी सिचुएट करती है। हो सकता है आप वो दावा इंस्टीट्यूट कर दो हाई कोर्ट के अंदर, फिर फर्स्ट स्टेज के अंदर ही हाई कोर्ट के अंदर कर दो ट्रायल लेवल पे। तो वही कह रहे हैं कि भाई जब ये अपनी ट्रायल कर रहा है ना हाई कोर्ट, तो उस सिचुएशन में ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगी। मतलब ये चीज़ ये कह रही है। वैसे एक तरह से देखा जाए तो ये सिचुएशन सेक्शन 15 की सिनेरियो के भी ऑपोजिट है, जो कि कहती है कि जब आप लोगों ने कोई दावा करना है तो वो लोएस्ट ग्रेड और कॉम्पिटेंट पे करना है। तो इस हिसाब से हाई कोर्ट लोएस्ट ग्रेड की तो नहीं है, लेकिन जो कि यहाँ पर बाकायदा एक एक्सप्रेस प्रोविजन है जो कि कहती है कि ऐसा है, तो उस टाइम पर ये इम्प्लीमेंट नहीं होगी। और हम लोग अगर याद करें तो हमने सेक्शन 16 में भी पढ़ा था कि सब्जेक्ट टू द लिमिटेशन एट जुरिस्डिक्शन एज में प्रिस्क्राइब, यानी जो लॉ में लिमिटेशन बता दी गई है उनको मद्देनज़र रखते हुए सेक्शन 16 की भी पावर एक्सरसाइज होती है। तो आप ये कह सकते हो कि ये बेसिकली अब सेक्शन 120 उस सेक्शन की सेक्शन 16 की और 17-20 की लिमिटेशन भी है। तो ये हमारा पार्ट 9 था।